वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। न न न न न, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो कॉन्वर्सेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार भैया ने इतना गाना क्यों गाया, स्टार्टिंग में गाना गा दिया। तो यार आपको पता होगा कि दिसंबर में एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप हर एक स्टूडेंट को एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और इस टाइम पे ऐसे गाने बहुत यूज आते हैं। तो आइए हमारे आज सीरीज में, हमारी सीरीज का नाम है मिशन दिसंबर, जो हमको कंप्लीट करनी है। इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहे हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई थी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे। आपका अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज 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 दीजिएगा मुझे, वो आपके लिए मेरे वैल्यूएबल सजेशन रहेगा। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कुछ आइडिया आता है मेरे इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आपके इसको सजेशन को पढ़ूंगा, ठीक है। तो यार अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये एमसीक्यूज मैंने आपकी इंटरनेट से लिए हैं, ठीक है। और मैंने इसमें से कुछ खुद भी बनाया, कुछ इंटरनेट से लिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा लोड ना पड़े और अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। क्योंकि इस टाइम पे जो एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे होते हैं ना, वो तो पहले से कोर्स खत्म कर लेते हैं, बट जो थोड़ा स्लो होते हैं, जिनकी थोड़ी जो कैपेसिटी होती है लर्न करने की, वो अगर थोड़ी भी धीरे होती है ना, तो इससे इस वीडियो से समझ जाए कि कैसे आपको एमसीक्यूज अटेंड करने हैं, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यूज है वो सबसे इजी लेवल के एमसीक्यूज है। क्या बोला मैंने कि ये जो एमसीक्यूज हैं एकदम बेसिक लेवल के एमसीक्यूज है। इस ऐसे एमसीक्यूज आने का चांसेस बहुत कम है एग्जाम में, लेकिन अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, इजी से मीडियम फिर हार्ड, अपन हर एमसीक्यूज में जाएंगे। तो आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे साथ साथ पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, कि इनमें से कौन सा, मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा कि इनमें से कौन सी जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ऑप्शंस हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेशंस, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शन है पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, जो पब्लिक के लिए किए जाते हैं, तो सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, ताकि उनको क्या कि कम से कम पैसे में, कम से कम उनकी लागत में उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके डॉक्टर से, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से। तो क्या ये एनपीओ है क्या? यस, ये बिल्कुल एनपीओ है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, मैंने क्या बताई थी पहली चीज, एनपीओ आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विद वर्क फॉर सोशल वेलफेयर एंड सर्विस मोटिव। तो क्या पब्लिक हॉस्पिटल सोशल सर्विस काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या उनका मोटिव पैसा कमाना है कि हमको इनसे पैसे लेना है, इस पेशेंट से इतना पैसा लेना है? नहीं, इनका काम होता है कि पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाना बहुत ही कम पैसों में, ठीक है। जो फाउंडेशन वगैरह होती हैं, ठीक है, हम मेरे जो घर है उसके पास में एक त्रिपुरा फाउंडेशन कर गए, एमजी हॉस्पिटल मेरे घर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे ना ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं क्योंकि वो कम से कम पैसे में लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये है? तो बिल्कुल है। आप ये ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अब देखो यार, एग्जाम में हर एक ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, भले ऑप्शन आपका एक सही हो, बट आपको हर एक ऑप्शन को पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अगर ये ऑप्शन अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन आए, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। तो क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी नहीं होती। आप कॉर्पोरेशन लिखा देते हैं, तो कॉर्पोरेशन क्या होता है आइडिया लोगों को पता ही नहीं होगा। तो कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, ये बिजनेस एंटिटी होती है। क्या होती है, मैंने क्या बोला वापस, बिजनेस एंटिटी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो उनके लिए जो उनको इलेक्ट करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठते हैं, तो वो होती है आपकी कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन के पब्लिक के लिए काम करती है क्या? क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, तो इसमें कॉर्पोरेशन नहीं होगी। ऑडिट फर्म क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, जो सीए काम करते हैं, कि जो भी रिपोर्ट आगे उसको चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं, बैलेंस शीट मैच करने का काम करते हैं, उसको सही करने का काम करते हैं। तो ऑडिट फर्म्स होती है? नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी ये तो ऑब्वियसली नहीं होती। आप किसी भी बैंक की इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ, वो क्या करती है कि उनका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा कमाना होता है, कि ये जो कस्टमर है इनसे इस तरह से पैसे वसूलते हैं। आपने भी देखा होगा डेली लाइफ में कि आपके जो फादर हैं, आप अगर खुद भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास है ना रोज फोन आएंगे कि आप ये इसका इंश्योरेंस करवा लो, इसका इंश्योरेंस करवा लो, आपको ये बेनिफिट होगा। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसे करने की कोशिश करते हैं। उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो आपकी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करेंगे। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी एनपीओ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक हॉस्पिटल, टिक कर देगा। अब सेकंड लिखा है द रिसेप्टिव मेंबर ऑफ नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज,
अब देखो, मैंने आपको पढ़ाते हुए क्या बताया था, इसी से अपन आधे क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे। मैंने क्या बताया था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सारे नेचर के आइटम रिकॉर्ड करता है, भले वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, टाइम पीरियड, मतलब किसी भी ईयर के लिए हुआ हो, भले वो प्रीवियस ईयर का हुआ हो, करंट ईयर का हुआ हो या नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ हो, किसी भी ईयर का क्यों ना हुआ, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या बताई थी मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सिर्फ कैश एक्सपेंस और कैश रेवेन्यू आते हैं, मतलब जो एक्चुअल कैश में रिसीव हुआ होगा। अब डेप्रिसिएशन आता है क्या, नहीं आता। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई थी, और 5 बार मैंने बताई थी कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम में एमसीक्यू जब भी आएंगे तो वहां पर ही पूछी जाएगी। अब देखो इन्होंने पूछ लिया क्या, द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है, क्या रियल अकाउंट है, क्या नॉमिनल अकाउंट है, क्या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो गया रियल अकाउंट। क्या, क्यों हो गया, रियल अकाउंट का क्या रूल था, फटाफट से बताओ। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो था रियल अकाउंट का रूल। इसी से भी तो कैश बुक बनती थी कि जो डेबिट व्हाट कम्स इन जो है उसको डेबिट करो, और जो क्रेडिट गया जो आपने पेमेंट करा वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट इसका आंसर होगा। अब आगे भी देखते हैं, मैंने इसके हिंट भी बताया, आर फॉर रियल अकाउंट एंड आर फॉर इनकम सॉरी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका मैंने हिंट बताया था। अब देखो नॉमिनल अकाउंट भी नहीं हो सकता, नॉमिनल अकाउंट होगा ही नहीं, क्यों, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, क्या रूल था, फटाफट बता दो। हाँ, क्या रूल था, फटाफट बोलो। हाँ, डेबिट फॉर एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम फॉर ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस उनको डेबिट करना है, और जो इनकम और गेन्स और ये प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, इनकम स्टेटमेंट हो नहीं सकता। इनकम स्टेटमेंट क्या, आप आगे पढ़ोगे, वर्टिकल स्टेटमेंट होता है, जैसे अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको एक समराइज फॉर्म में एक वर्टिकल ऑर्डर में लिखना, वो होता है इनकम स्टेटमेंट। वो भी अपन एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है नहीं यार, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल नहीं होता, ये आपके एनपीओ बनानी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रियल अकाउंट, तो ये हो गया बी, रियल अकाउंट। अब आता है थर्ड, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, क्या देखते हैं। इफ इनकम इज ₹16,000 and deficit debited to capital fund is ₹4,500, then expenditure is, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखना इधर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। क्या दे दिया इन्होंने, इनकम दे दी आपको, ठीक है, इनकम दी है आपको कितनी, 16,300, डेफिसिट दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया डेफिसिट इन्होंने दे दिया 4,300, सॉरी ये या सॉरी से मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी, ये 16,300 नहीं है, सिर्फ 16,000 है, ठीक है, ये हो गया 4,300, ठीक है। अब अपन से पूछा एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के ना 2 तरीके हैं, एक अगर आप बिल्कुल माइंड में जाके देखोगे एक वो तरीका है, और एक आप सिंपल फॉर्मूला लगोगे वो तरीका है। मैं आपको सिंपल वाला बता देता हूं, वो वाले भी अपन डिस्कस करेंगे, और पहले सिंपल वाले से। एक्सपेंडिचर का क्या होता है बोलो, फटाफट से बताते हैं। एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इज इक्वल टू डेफिसिट, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था कि डेफिसिट किसको कहते थे, डेफिसिट उसी को तो कहते थे जब आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता था, इसी को तो कहते थे अपन डेफिसिट, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर आप बनाते हो तो उस पे डेफिसिट कहां लिखते हैं अपन, ठीक है। तो डेफिसिट वहां कहां आएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगी, इनकम्स कम होंगी, तो ही तो डेफिसिट आएगा। सरप्लस कब आएगा, जब इनकम ज्यादा हो और डेफिसिट एक्सपेंडिचर कम हो तो आ जाएगा सरप्लस। अब यहां इस फार्मूले में पुट कर दो, एक्सपेंडिचर इस आपको दे रखा है, इसको सिर्फ x मान लो सिंपल, ठीक है। इनकम कितनी दे रखी है, 16,000 दे रखी है। डेफिसिट कितना दे रखा है, डेफिसिट दे रखा है 4,300, ठीक है। तो x वो इधर आ गया 16,000, 4,300 प्लस 16,000, तो x इक्वल्स टू 20,300। आया कि नहीं आया था, फटाफट से, क्यों, डेफिसिट कहां लिखते थे अपन, बाय करके लिखते थे ना डेफिसिट, अब अपन फॉर्मेट वाले में भी जाएंगे, पर इतना समझ लो क्या है डेफिसिट को किसको कहते हैं अपन, जब एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए इसी को तो कहते हैं डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम इक्वल टू डेफिसिट, ये अपन ने फार्मूला जनरेट कर लिया इससे।
अब आपको एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो उसको अपन x मान लिया, इनकम 16000 थी वो अपन ने पुट अप कर दी, डेफिसिट 4300 आपको गिवन था तो आप इसको इधर लेकर माइनस से प्लस हो गया, इतनी सैंपल कैलकुलेशन आती है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर 20300, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ऑप्शन भी इसमें क्या क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 16000 तो हो ही नहीं सकता, 4300 वो भी नहीं हो सकता, 20300 बिल्कुल यही आंसर है, नॉन ऑफ दिस तो है ही बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20300। अब इसको फॉर्मेट वाइज समझते हैं, ठीक है। अब इसे फॉर्मेट से देखो कि कैसे आंसर हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बना देता हूं इनकम एक्सपेंडिचर, INX लिखता हूं मैं सिर्फ अकाउंट, ठीक है। अपन क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, पर सिर्फ इसको फॉर्मेट से समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने INE लिया हुआ है। अगर आपके पास स्पेस होती तो आपको जरूर लिखना होगा इनकम एक्सपेंडिचर तो अकाउंट फॉर द इंटरनल मार्केट जो भी आपको ये हो, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, तो आपको प्रेजेंटेशन का और ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। अब देखो यार मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। अब अपन को क्या दे रखा था, इनकम दे रखी थी ना, तो ये आ जाएगा इनकम 30300, ठीक है। फिर क्या दे रखा था, डेफिसिट दे रखा था। डेफिसिट किधर आता है फटाफट बताओ, इधर आता है ना, अपन लिखते हैं ना बाय डेफिसिट, लिखा अपन ने बाय डेफिसिट कितना आया 4000। अरे यार वापस मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 16000 आएगा, ठीक है। ये हो गया 16000 आपका, ठीक है। ये हो गया 4300। अब देखो इनकम आपके पास है, इसको मैं लिख देता हूं बाय इनकम, जितनी भी इनकम्स आएंगी। एक्सपेंडिचर इधर लिख देता हूं टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इन दोनों के टोटल कितने आएगी, इन दोनों के टोटल है 20300। अब आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर में भी लास्ट में टोटल इक्वल ही होती है, तो जब 20300 यहाँ पर आ गया तो आपको ऐसा कौन सा अमाउंट याद रखना पड़ेगा कि वो भी 20100 है, तो वही तो है अमाउंट, ये इसको लिख दिया अपन ने 20300। अभी तो होगी टोटल इक्वल, समझ में आ रही है। ये तो अपन ने उसमें करा था, अगर एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस करते थे तो क्या आता था, डेफिसिट ही तो आता था। तो अपन इसको फॉर्मेट से सीख लिया, इनकम लिख दी 16000, डेफिसिट लिख दिया 4300। अब अपन का एक्सपेंडिचर निकालना है। अब एक्सपेंडिचर यहाँ क्या अमाउंट लिखे किसके टोटल इक्वल आ जाए, तो वही तो लिखेंगे 20000। अगर यहाँ पर आएगा तो वही तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्या था आंसर इसका, इसका आंसर है 20300। समझ में आ गया, नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब लिखा है 4th क्वेश्चन, in regard to rent expenses paid in advance of not for profit organization which of the following classification is correct, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रेंट एक्सपेंसेस। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इसने क्या पूछा है, अगर रेंट एक्सपेंसेस आप पे कर देते हो एडवांस में, अपन पे कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी नहीं पे कर रही, अपन पे कर रहे हैं, मुझे पे करना है रेंट एक्सपेंसेस, मैंने आपको पे किया एडवांस में, तो वो एनपीओ के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, क्या वो एक्सपेंस होगा आपके लिए, क्या वो लायबिलिटी होगी, क्या वो इक्विटी होगी, या वो असेट होगी। तो यार अगर मैंने आपको पे कर दिया, ये मेरे लिए बात हो रही है, अगर मैंने पे कर दिया कोई भी, जैसे आप ही बात कर लो, आपने किसी और पार्टी को पे कर दिया, रेंट पहले से पे कर दिया, 5000 रुपीज आपने रेंट पहले से दूसरे को पे कर दिया, तो वो 5000 रुपीज क्या है आपके लिए, असेट है ना। क्यों असेट है, क्योंकि आपने पहले से पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पर रहना है, वो रेंट का किराया आपने पहले ही दे चुके हैं आप उसको, आपको क्या करना है, सिर्फ उस सर्विसेज का उपलब्ध का इस्तेमाल करना है। आप पे तो कर चुके, बस आपको सर्विसेज का यूज करना है, तो आपके असेट हो गई ना ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा असेट, डी ऑप्शन। एक्सपेंस हो नहीं सकता है, एक्सपेंस कब होता है, जब आप करंट ईयर में पे कर, करंट महीने में या फिर करंट ईयर में, जब उसी महीने में उसी महीने का पे करते हैं तब हो जाता है एक्सपेंस। लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, किसी का उधार नहीं है अपने पास। इक्विटी क्या होती है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा ना अपना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखो, which of the following statement is not true for receipt payment account। अब ये वही 3 बातें जो मैंने बताई थी उसको यहाँ पे रिकॉल करना। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अब इसने बोला नॉट ट्रू,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आराम से पढ़ना है अपन को। जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के बारे में, वो क्या? इट इज समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि कैश बुक में अपन डेट वाइज लिखते हैं। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक सारी डेट वाइज लिखते हैं अपन। बट क्या रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं क्या? अपन नहीं लिखते हैं। तो इसको समरी ऑफ कैश बुक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू नेचर ओनली। अब इसका आंसर ये सही है। अब क्यों सही है वो भी हम अपन बता देते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि भले कोई भी नेचर हो, भले वो कैपिटल नेचर हो या फिर रेवेन्यू नेचर हो, रेवेन्यू नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल नेचर की हो, हर आइटम्स के आप यहाँ को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसका गलत है ना कि सिर्फ रिसीव्ड पेमेंट का रेवेन्यू नेचर का ही करता है, नहीं, कैपिटल नेचर का भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं, सॉरी मेरे से गलत हो गया, आंसर यही होगा। पर इसने बोला कि क्या ट्रू नहीं है, तो क्या रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कैपिटल नेचर का करता है क्या? नहीं करता, वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का करता है, ठीक है। तो ये द रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट विल रिलेटेड टू करंट या प्रीसीडिंग और सक्सेसिंग अकाउंटिंग पीरियड। क्या ये सही है क्या कि अकाउंट रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में पिछले साल का, प्रीसीडिंग ईयर का, करंट ईयर का, इस साल का या फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल का क्या रिकॉर्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है। और डी ऑप्शन दे रखा है डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इट। क्या डेप्रिसिएशन उसमें शो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है यार, ठीक है, वो उसको शो नहीं करेंगे। एक्चुअल कैश में वो नहीं हुआ, वो सिर्फ आपकी मशीन या टूल्स में वो डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, ठीक है। क्या एक्चुअल में पे करते हैं? नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाएगा 6th क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर ऑन बेस्ड ऑन। क्या दे रखा है? कैश अकाउंट, एक्चुअल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ऊपर के दो ऑप्शन देखो, कैश अकाउंट एंड एक्चुअल अकाउंटिंग। अब इनकम एक्सपेंडिचर में अपन डेप्रिसिएशन लिखते हैं क्या? डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश का होता है, तो अपन डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? एक्चुअल बेसिस क्या होता था? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सुना सुना लग रहा है या सुना लग रहा है? सुना लग रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल बेसिस क्या होता था? जब आप कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों नेचर का आइटम्स रिकॉर्ड करते हो, तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर में कैश नॉन कैश रिकॉर्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फटाफट से पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। अब देखो यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है, क्या है कि सब्सक्रिप्शन आपको इस साल में, मेरी बात अगर मैं करूं तो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है करंट ईयर में इन एडवांस, मतलब कि पिछले साल मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल में रिसीव्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। एडवांस में रिसीव्ड हो रहा है ना, अब करंट ईयर में रिसीव हुआ तो पिछले साल का तो हो नहीं सकता, वो होएगा तो नेक्स्ट ही साल का। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? क्या इनकम है क्या? नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? अगर ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव्ड होता तो उसको क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। असेट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी बिल्कुल लायबिलिटी है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 8th question, which of the following is regarded apt to purchase of fixed asset for not for profit organization। अब देखो क्या बोला इसने कि इनमें से कौन सा आपको ये शो करता है कि फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज कर रहे हो। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप कौन से अकाउंट में किसी भी फिक्स्ड एसेट, मान लो फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर अगर मैंने परचेज किया 5000 में, तो ये मैं 5000 अगर मैंने परचेज किया तो उसको मैं कौन सा अकाउंट में लिखूंगा? तो वो देखते हैं अपन। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आती है। ये क्या रेवेन्यू नेचर में आता है क्या? फर्नीचर बार बार खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते, तो इनकम एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बिजनेस एंटिटी बनाती है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। एनपीओ बनाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाती है। थर्ड आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होता है क्या? बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि आप लिखते थे बाय फर्नीचर, फिर उसमें आप करते थे ना ऐड परचेज, अपने इस साल में कितना परचेज किया वही तो है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोलता हूँ कि डिक्शनरी यूज करें। या एक्ट का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो एक्ट का मतलब होता है कि क्या शो करता है कि कौन से अकाउंट में बनाना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया। अब आता है 9 क्वेश्चन। क्या है 9 क्वेश्चन? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक नो डिफरेंस बिटवीन। अब ये पूछ रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट किस चीज में डिफरेंस नहीं करता, तो अपन देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स का इसमें ये देखा जाता है क्या कि कैपिटल रिसिप्ट है कैपिटल पेमेंट्स नहीं देखा जाता। जितने भी नेचर के हो सब रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए मैंने पहले बोला था वो सारी बातें आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, सारी बातें रिकॉर्ड करो।
क्या ये डिफरेंस आता है? नहीं आता। सेकंड देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू नेचर के पेमेंट भी रिसीव्ड होते हैं और रेवेन्यू नेचर के रेवेन्यू भी आते हैं, ठीक है। तो अब आता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन अगर आप लिखते हो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो हर एक साल का लिखोगे, प्रीवियस ईयर का भी लिखोगे, करंट ईयर का भी लिखोगे, नेक्स्ट ईयर का भी लिखोगे। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर है? यही आंसर है कि इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है इन तीनों में से? किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। अब लास्ट आता है, फटाफट से, Which of the following is to be recorded as an income expenditure account? ठीक है। अब इसमें से क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या परचेज ऑफ कोई भी, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया 5000 का, तो आप लिखोगे क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर हर ईयर नहीं खरीदते, ये हर साल का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट में लिखोगे तो ये तो ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन पे आ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड असेट। किसी भी फिक्स्ड असेट में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा तो क्या वो आएगा? क्या नहीं आएगा? फर्नीचर को आपने रिपेयर करवाया तो क्या रिपेयर आएगा? क्या इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फर्नीचर का बार बार रिपेयर नहीं करवाओ, एक बार खराब हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा, तो क्या बार बार ये खर्चा करते हो आप? नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर मुझे फर्नीचर में प्रॉफिट हो रहा है, अगर मुझे फर्नीचर 5000 का है, मैंने इसको बेचा 10000 में, तो मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि क्या है, ये इनकम है मेरे लिए। क्यों? बेचना तो कितने में चाहिए था? सिर्फ 5000 में बेचना चाहिए था, बट मेरे कितना क्या मुझे 10000, तो मेरे लिए गेन होगा ना। आते हैं ना अपन कि डेबिट फॉर एक्सपेंस लॉस इनकम और इनकम्स एंड गेन्स, तो गेन्स जो शब्द आ रहा है ना वो इसलिए लिखा गया है। किसी भी प्रॉफिट हो, भले ही कैपिटल नेचर का होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो तो आएगा ना आपके इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप फिक्स्ड असेट को हर साल में सेल नहीं करते हो, आप कभी कभी करते हो, वंस इन अ व्हाइल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो आंसर देख लो आप क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी है, सिक्स्थ क्वेश्चन का बी है, सेवंथ क्वेश्चन का सी है, एट क्वेश्चन का बी सी है, नाइन्थ का डी एंड टेंथ का बी सी। तो आज अपन ने देख लिया 10 क्वेश्चन। इसमें सिर्फ थर्ड का जो क्वेश्चन जो था ना, ये थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पड़ता था, बाकी सब इसी चीज पे है कि क्या रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में कैश एक्सपेंसेस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर क्या आप रिकॉर्ड करते थे, इसी सब चीजों के ऊपर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ फॉर्मेट याद मत करो, जो अंदर थ्योरी है ना उसको भी पढ़ते हो, कई बार थ्योरी भी वहां पे काम आ जाती है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। तो ये आज के लिए हो गया क्वेश्चन, आपने मिशन कंप्लीट, ठीक है। तो फटाफट से बोलो हाँ तो जोश हाय सर, ठीक है। तो आज अपन ने कर दिया एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज खत्म। अगले वीडियो में अपन और एमसीक्यूज करेंगे और कल बिजनेस एड्स की वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो जो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।